हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी इंग्लिश क्लासेस इस चैनल के ऊपर पढ़ाए जाएं, इसलिए हम आपके लिए इंग्लिश क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारी इस क्लास में दोनों ही क्लास 10th एंड 12th की रेगुलर इंग्लिश क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आपको रोज़ाना एक 10th क्लास और रोज़ाना एक 12th क्लास पढ़ाई जाएगी। और दोनों ही क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ाई जाएगी। इसलिए आज का जो टॉपिक है इंग्लिश से बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट इन हाई स्कूल एज वेल एज इंटरमीडिएट ऑल्सो। इट मीन्स कि ये जो टॉपिक है वो सिर्फ हाई स्कूल ही नहीं बल्कि इंटरमीडिएट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज टॉपिक इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। प्रीपोजिशन जो है अंग्रेज़ी ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना इंग्लिश ग्रामर अधूरी है। लेकिन किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए सबसे पहले ये आवश्यक होता है कि हम उस टॉपिक को समझें, उसकी डेफिनेशन को समझें, उसके यूज़ को समझें। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की डेफिनेशन को समझेंगे। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, हम आपको पढ़ते हैं, इसे समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, लिखा है अ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है दैट रिलेट्स नाउन्स और प्रोनाउंस और द थिंग्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन की, प्रोनाउन की या फिर किसी और चीज़ का जिसका कि उस सेंटेंस में वर्णन किया गया हो उसके संबंध को स्थापित करता है। ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स बिफोर यू टू अंडरस्टैंड। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ताकि आप समझ सकें एक झलक के तौर पर कि प्रीपोजिशंस कौन कौन सी हुआ करती हैं। हालांकि ये डिटेल नहीं है, इसके बाद अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे प्रीपोजिशन की बहुत ही शानदार तरीके से। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, एक वेस्ट सोल्यूशन के साथ, वेस्ट मेथड से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप एग्जाम्पल्स में आपने अक्सर सेंटेंसेस में बुक रीडिंग में पढ़े ही होंगे, कभी आपको ऑन मिलता है, कभी एट मिलता है, कभी अपॉन मिलता है, विद मिलता है, विदाउट, फ्रॉम, टू, फॉर, आफ्टर, बिफोर, बाई, टिल एट्सेट्रा। इस प्रकार के वर्ड्स आपको ऑफन जो है सेंटेंसेस में मिला करते हैं। तो ये जो वर्ड्स बीच बीच में सेंटेंसेस में दिए होते हैं, इन वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर हम आपको पूरी की पूरी प्रीपोजिशन, उसकी डेफिनेशन समझाने जा रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं समझ पाए तो उसको वो दोबारा समझें। प्रीपोजिशन, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसमें दिए गए नाउन्स, प्रोनाउंस या कोई अदर थिंग्स, उनके बीच के रिश्ते को रिलेट करने के लिए, अर्थात उनके संबंध को स्थापित करने के लिए। इसकी परिभाषा के मुताबिक आप समझ सकते हैं, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट रिलेट्स अ नाउन, प्रोनाउन और थिंग्स इन अ सेंटेंस। कि प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन्स को, प्रोनाउंस को या फिर किसी वस्तु इत्यादि को आपस में रिलेट करता है, अर्थात उनके संबंध को स्थापित करता है, उनके बीच के संबंध को बताता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिटेल स्टडी प्रीपोजिशन वन बाय वन करके, फिगर से, तमाम तरीक़ों से। सबसे पहले हम लोग जिन प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे उसको हम एक बेहतरीन ग्राफ के ज़रिए पढ़ेंगे। ग्राफ आपके सामने ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट।
विद द फिगर। अब हम आपको फिगर के माध्यम से प्रीपोजिशंस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको बड़ी ही आसानी से इस फिगर के माध्यम से कब कौन सी प्रीपोजिशन का किस परिस्थिति में यूज़ होता है वो हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको देखना है ये बीच वाली ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन को देखना है। इस लाइन को, ये लाइन हमने खींची, इस लाइन के ऊपर लिखी हुई जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्लेस के ऊपर लिखी हैं, और सभी प्रीपोजिशन अपना एक अलग अलग मैसेज देती हैं। यूं ही बेवजह कोई यहाँ पर, कोई वहाँ पर, कोई वहाँ पर नहीं लिखी है। इसमें कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई हिंट दिया हुआ है आपके समझने के लिए, इसको रिलेट करके दिखाया है। वैसे ही उसी प्रकार से इस लाइन से नीचे जितनी भी प्रीपोजिशन लिखी हैं वो भी अलग अलग जगह पर अपने किसी न किसी मकसद से लिखी हैं, और वो कोई ना कोई संदेश देती हैं या फिर किसी न किसी तरीके से वो बताती हैं, पहचान बताती हैं कि आपको कैसे समझना है कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे लगनी है। तो इस लाइन से ऊपर जितनी भी प्रीपोजिशन है, इन सब का हिंदी अर्थ जो है वो पर, के ऊपर या फिर ऊपर। अब अगर कभी भी हिंदी सेंटेंस में अगर कहीं पर आ जाए पर, के ऊपर या ऊपर, तो जनरली आपने देखा है स्टूडेंट्स के सामने जब भी पर आता है उनके सामने, तो वो क्या करते हैं, एकदम सिंपली उन्हें एक याद रहती है, वो ऑन लगा देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हर सिचुएशन में कि पर या के ऊपर या ऊपर की अंग्रेज़ी जो है वो ऑन लगे, ऐसा नहीं होता। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सेंटेंसेस में ज़रूरत के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक अलग अलग प्रीपोजिशन लगाई जाती है, जो कि हम आपको इस ग्राफ के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से समझाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस लाइन से ऊपर जितनी हैं उनका हिंदी अर्थ ये लिखा हुआ है, और इस लाइन से नीचे की जितनी भी प्रीपोजिशन है उनका अर्थ ये लिखा हुआ है, जैसा कि लिखा है नीचे के नीचे। यहाँ पर ये अंडर, बीनीथ, अंडर, इन सारी प्रीपोजिशंस का एक ही मतलब है, और वो क्या है, नीचे के नीचे। पर इनके यूज़ अलग अलग हैं, समझने हैं और समझ के ही लगाना है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीचों बीच से। बीचों बीच में ये एक टेबल रखी हुई है, इस टेबल के ऊपर हमने ऑन रखा। टेबल के ऊपर ऑन रखना एक मकसद है इस ऑन को यहाँ पर रखने का, और वो मकसद ये है कि ये दर्शाता है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ ऑन, कि अगर कभी किसी वस्तु, स्थान इत्यादि पर कोई वस्तु इत्यादि पूरे बेस को घेरते हुए, बेस पर चीज़ रखी हो, जैसे टेबल के ऊपर रखी हुई किताब, पेन, तो वो बेस घेरे हुए है। तो जब कोई चीज़ किसी बेस के ऊपर रखी होती है, जिस प्रकार से हमने इस टेबल के ऊपर ऑन रख कर दिखाया, कहने का मतलब ये कि अगर किसी टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई चीज़ किसी चीज़ या स्थान के ऊपर हो, उसका पाया जाना हो, तो ऐसे बेस घेरने पर या स्थान लेने पर, बेस के आधार पर, तब पर, के ऊपर और ऊपर हिंदी में आए तो आप ऑन लगाएं। उसके बाद अगला है ओवर। सबसे पहले बच्चों, जो ओवर होता है उसका अपोजिट होता है अंडर। ओवर का अपोजिट होता है अंडर। ओवर का मतलब होता है ऊपर या पर, वैसे ही अंडर का मतलब होता है नीचे या के नीचे। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। इट मीन्स दीज आर एंटोनियम। अब इनका यूज़ कब होता है? इन दोनों के यूज़ सेम सिचुएशन में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई चीज़ ऊपर तो हो परंतु वो किसी चीज़ से टच ना हो रही हो, उसके बेस पर ना हो, बल्कि वो हवा में ऊपर हो कहीं पर, तो ऐसी सिचुएशन में जब चीज़ टच नहीं हो रही होती है बल्कि वो हवा में होती है या ऊंचाई पर होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जब पर आए या ऊपर आए तो उसके लिए आप ओवर लगाएं, नीचे आए या फिर के नीचे आए तो अंडर लगाएं।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि छत में लगा हुआ पंखा, पंखे के नीचे सपोज हमारे सर के ऊपर पंखा लगा हुआ है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये जो पंखा है वो हमारे सर के ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे, द सीलिंग फैन इज़ ओवर मी, क्योंकि वो टच नहीं हो रहा मेरे सर में। वैसे ही अंडर को समझने के लिए हमने ये एक ट्री जो है वो ड्रॉ की है। ट्री से हमें ये बताना है कि ये ट्री है, उसके नीचे एक लड़का बैठा हुआ है, तो ये लड़का जो है इस ट्री के नीचे है और इस प्रकार से ये पेड़ की जो डालें हैं वो इस लड़के को कवर किए हों। इट मीन्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि ओवर और अंडर दोनों के लिए ही जब कवरिंग सेंस हो, या कोई चीज़ ऊपर से कवर किए हो बट टच ना कर रही हो, या फिर कोई चीज़ नीचे से हो पर टच ना हो रही हो, तो आप देखेंगे कि ये जो लड़का इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ये लड़का और इस पेड़ में टचिंग नहीं है, यानी कि इस पेड़ की डालें इस पर टच नहीं हो रही, तो इसके नीचे बैठा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कभी हिंदी वर्ड नीचे या के नीचे आता है तो आपको अंडर प्रीपोजिशन लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं, लड़का पेड़ के नीचे बैठा है, तो इसका सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। अगर हम इन पक्षियों को जो कि इस पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, अगर हम इनके ऊपर सेंटेंस बनाएं और हम ये कहें कि पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, कभी कभी नहीं होता कि पक्षी जो है पेड़ों के इर्द गिर्द ऊपर उड़ते हैं, कभी छत के ऊपर उड़ते हैं, इस प्रकार के पक्षी उड़ा करते हैं। तो अगर कभी इस अवस्था में मान लो पेड़ के ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा है परंतु वो बैठा नहीं है, तो ऐसी अवस्था में उस पर या के ऊपर की अंग्रेजी आप जो हैं वो ओवर लगाएंगे और आप कहेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। कोई दूसरा सेंटेंस आप सोच सकते हैं, द काइट वॉज फ्लाइंग ओवर माई हाउस। तो ये रही ये तीन प्रीपोजिशन, ऑन, ओवर, अंडर। अब हम चलते हैं आगे अपॉन पर। अब अपॉन क्या होता है? अपॉन जो है वो दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है, एक इसमें है अप और दूसरी है ऑन। ये इस चीज़ को दर्शाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा हेल्प वापस इस टेबल का लेते हैं। जैसे कि एक बिल्ली है, बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है, उसके मूड में आया कि ना हो इस टेबल पर बैठ जाया जाए, तो वो बिल्ली जो है वो ऊपर उछलती है और ऐसे जब उछलती है और उछलने के बाद उस टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तो उसकी ऊपर उछलने की और टेबल पर बैठने की सिचुएशन क्या होगी? पहले वो सीधी ऐसे ऐसे करके ऊपर अप होगी, अप ऊपर हुई, और उसके बाद वो ऑन हो गई, यानी कि उसके ऊपर बैठ गई। इसलिए दोनों मिलकर अप और ऑन जब दोनों मिल गए तो अपॉन। इसलिए अगर आप कभी भी क्लाइंब शब्द वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे सीढ़ी पर चढ़ना तो चढ़ना के लिए, पेड़ पर चढ़ना तो चढ़ना जिसकी अंग्रेजी होती है क्लाइंब, तो उसके लिए अपॉन ही लगाया जाता है। इसके अलावा अपॉन जब कोई चीज़ ऊपर हो परंतु उस दृष्टि में हो, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया अपॉन यहाँ पर लिखा। अपॉन यहाँ पर लिखने का तात्पर्य ये है कि कोई चीज़ ऊपर तो है परंतु सीधी अवस्था में ऊपर नहीं है, बल्कि इस अवस्था में है, या हमारी इस तिरछी अवस्था में है, या हमारी उस तिरछी अवस्था में है। तो यहाँ पर खड़े व्यक्ति, टेबल के पास खड़े हुए व्यक्ति की नज़र से जब आप देखेंगे तो वो पक्षी जो उड़ रहे हैं वो एक तिरछी अवस्था में उड़ रहे हैं, उसके जस्ट सर के ऊपर नहीं उड़ रहे, तो इसलिए इन पक्षियों का उड़ना अपॉन कहलाएगा। उसके बाद अब कौन सी रह गई है? अब रह गई है अप और डाउन। जैसा कि यहाँ पर हमने समझाया उसी से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि अप प्रीपोजिशन का यूज़ जो है वो तब किया जाता है जब किसी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि का सीधी अवस्था में ऊपर जाना या सीधी अवस्था में नीचे आना होने का भाव प्रकट हो, तो ऐसी अवस्था में अप ऊपर के लिए, डाउन नीचे के लिए यूज़ किया जाता है। जिसको आप समझने के लिए आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेंटेंसेस जो रोज़ाना रूटीन में आप क्लासेस में, घरों में यूज़ किया करते हैं, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, क्लास में जब जाते हो तो टीचर आपसे कहते हैं स्टैंड अप, तो वो क्या यूज़ करते हैं? अप, स्टैंड अप। तो आप बैठे होते हैं सीधी अवस्था में, ऐसे आप खड़े हो जाते हैं। तो सीधी अवस्था में ऊपर आना
तो इस अवस्था के लिए ऊपर के लिए अप लगता है, और उसी प्रकार से सीधी अवस्था में नीचे जाना के लिए डाउन लगता है। तब आपको टीचर जब दोबारा बैठने को कहेंगे तो वो कहेंगे सिट डाउन। तो जब आपसे सिट डाउन कहेंगे तो इसका मतलब आप सीधी अवस्था में नीचे यूं बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझे कि सीधी अवस्था में ऊपर के लिए या ऊपर जाने के लिए आपको अप लगाना है, नीचे के लिए डाउन लगाना है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल दें तो हम आपसे कहें कि हाथ ऊपर करो तो क्या कहेंगे, हैंड्स अप। या इसी प्रकार से हम डाउन का एग्जाम्पल दें तो हम आपको बताएं तो कह सकते हैं द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। बच्चा छत से नीचे गिर गया। जब वो छत से नीचे गिरा होगा तो सीधी अवस्था में ही नीचे गिरा होगा। सिंपली इफ आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर कभी भी सीधी अवस्था में ऊपर जाने का भाव प्रकट हो या सीधी अवस्था में नीचे आने का भाव प्रकट हो तो आपको ऊपर या पर के लिए अप लगाना है और नीचे या के नीचे के लिए डाउन लगाना है। एंड नेक्स्ट इज अबव एंड बिलो। जिस प्रकार से अप और डाउन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ओवर एंड अंडर एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी प्रकार से एबव और बिलो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनका मेनली, मैंने कहा मेनली यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है, नंबर्स के लिए। कहीं पर नंबर्स का यूज किया गया हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपने सेंटेंस कहा कि मैं 90 मार्क्स से ऊपर इंग्लिश सब्जेक्ट में अंक प्राप्त करूंगा ही करूंगा, तो आप इसे अंग्रेजी में इस एबव वर्ड का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं और आप कह सकते हैं आई विल ऑब्टेन एबव 90 मार्क्स इन इंग्लिश। जबकि अगर वही सेंटेंस आप इस प्रकार से कहें और कहें कि मैं 90 मार्क्स से नीचे तो लाऊंगा ही नहीं, और आप कहें आई विल नॉट ऑब्टेन बिलो 90 मार्क्स, तो इस प्रकार से जब नंबर्स यानी कि संख्याओं की बात कही गई हो, संख्या वो चाहे मार्क्स हो चाहे मनी की बात कही गई हो, जैसे हम एग्जांपल से कहें आई हैव एबव 1000 रुपीज, जबकि इसका अपोजिट सेंटेंस क्या होगा, आई डोंट हैव बिलो 1000 रुपीज। और इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि एक जगह ये सूखा पेड़ बिना टहनियों के दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपका पूरा हरा टहनियों के साथ पेड़ दिखाई दे रहा, जिसमें हमने एक चिड़िया यहाँ पर और एक चिड़िया यहाँ पर बिठाई हुई है। इन दोनों चिड़ियों का अपना कोई महत्व है, देखते हैं क्या महत्व है। सबसे पहली चिड़िया जो कि पेड़ के ऊपरी हिस्से पे बैठी दिखाई दे रही है, इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई पक्षी किसी पेड़ के ऐसे ऊपरी हिस्से पे बैठी होती है जो स्पष्ट रूप से ऊपर से दिखाई दे रही होती है, तब आपको पर, जो हिंदी में आप लोग पर लिखते हो जैसे छत पर, पेड़ पर, तो पर की अंग्रेजी जो है आपको ऑन लगानी होती है। परंतु अगर वो चिड़िया यानी कि पक्षी अगर उस पेड़ की किसी अंदर टहनी में बैठी हुई है, अगर वो अंदर किसी पूरा मान लो पेड़ है हरा भरा और उसके अंदर टहनी में बैठी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं पर आता है तो उस पर की अंग्रेजी आपको ऑन नहीं लगानी है, इन लगानी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सेंटेंस बोलते हैं। मान लो इस चिड़िया को देखकर मैंने सेंटेंस बोला कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो सेंटेंस बनेगा द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, क्योंकि ये ऑन है, ऑन द ट्री। बट अगर सेंटेंस हमको इस प्रकार से बोलना है, इस पिक्चर को देखकर कि चिड़िया जो है पेड़ में अंदर कहीं डाल पर बैठी है और हमने उसको देखा समझा और तब हमने बोला कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस होगा द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। तो अक्सर हम लोग हमेशा यही कहते हैं द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, द बॉय वॉज सिटिंग इन द ट्री। ये सही है। ऑन वाला गलत है जब किसी के बैठने का, चाहे वो पक्षी हो, चाहे किसी लड़का या लड़की या किसी इंसान की बात हो, अगर वो टहनी के ऊपर बैठा है तो ऐसी सिचुएशन में ऑन ना लगाकर आपको इन लगाना है। और नेक्स्ट पॉइंट है
जो सूखे पेड़ को, अगर वो पेड़ हरा भरा ना होकर सूखा पेड़ है और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मेन टहनियाँ उसमें ब्रांचेस दिखाई पड़ रही हैं, और तब अगर कोई पक्षी बैठा हुआ है तो आप सिंपली उसके बैठने के लिए, पर के लिए आप ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। इस पक्षी के लिए भी यही होगा, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। इस पक्षी के लिए भी यही होगा, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। लेकिन इसके लिए होगा, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अब आखिरी पॉइंट जो नीचे लास्ट में लिखा है, बीनीथ। अब आप देख रहे होंगे कि इधर सन बनाया, उसमें रेजेस भी निकली हैं, किरणें निकली हैं, और पेड़ के ऊपर पड़ी, पेड़ की छाया भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा ये पानी है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा होगा। तो सारी बातें इसमें छिपी हुई हैं। तो हम आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझाते हैं। कहने का मतलब ये कि कभी सूर्य की किरणों में, अब जब सूर्य की किरणें, तो चंद्रमा की भी किरणें हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणें धूप कही जाती हैं, तो चंद्रमा से निकलने वाली चांदनी कहलाती है। तो बात अगर धूप की हो, चांदनी की हो, पेड़ की छाँव की हो, या फिर बात हो पानी के अंदर की, या फिर धरती के मिट्टी के अंदर की, इट मीन जब कोई चीज़ पूरी फुल्ली कंप्लीटली कवर्ड हो चारों तरफ से। जैसे कि कोई लड़का अगर कहीं धूप में बैठा है तो धूप उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, छाँव में बैठा है तो छाँव चारों तरफ से कवर कर लेगी। वैसे ही पानी में रहने वाले जलीय जीव जब पानी के अंदर होते हैं तो पानी उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। या इसी प्रकार से पेट्रोलियम या जो मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये जो मेटल्स जो धरती के अंदर, चट्टानों के अंदर प्राप्त होती हैं, तो वो भी फुल्ली कवर्ड होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब फुल्ली कवर्ड कोई चीज़ पाई जाए, तब ऐसी अवस्था में नीचे और के नीचे के लिए बीनीथ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा सोना चट्टानों में पाया जाता है, तो हम कहेंगे गोल्ड इज फाउंड बीनीथ द रॉक्स। ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने फिगर के माध्यम से समझा। और एक बार अंत में रैपिडली सभी का एकदम से रिवीजन और फिर वापस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन का प्रयोग जब करते हैं जब कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर पूर्णतः रखी होती है, तब पर के लिए ऑन लगाते हैं। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी नहीं है बल्कि वो उस हवा में है, तो हम ऐसी सिचुएशन में हम ओवर लगाते हैं। जबकि इसका अपोजिट जो अंडर होता है, जिसका हिंदी अर्थ नीचे होता है, वो भी लगाया जाता है। जिसका एग्जाम्पल हमने इस पेड़ के नीचे बैठे एक बॉय से दिया। और उसके बाद अपॉन है, अपॉन जो कि अप और ऑन दो वर्ड से मिलकर बना है, जो जनरली क्लाइंब और जंप के साथ लगाया जाता है। क्लाइंब और जंप, जैसे कि बिल्ली मेज पर कूदी, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, वह छत पर चढ़ा। ही क्लाइंब्ड अपॉन द रूफ, ही क्लाइंब्ड अपॉन द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ा। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद अप और डाउन, अप का प्रयोग सिंपल अवस्था में ऊपर जाने के लिए, और डाउन का प्रयोग सिंपल अवस्था में सीधी सीधी अवस्था में नीचे आने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि एबव और बिलो नंबरिंग सिस्टम के लिए, जिसमें नंबरिंग सिस्टम हो, चाहे वो नंबर किसी भी रूप में हो, मनी पैसे में हो, चाहे वो मार्क्स में हो, या किसी की संख्या बताई गई हो। नाउ नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ जो चारों तरफ से कवरिंग सेंस हो, ऑल अराउंड चारों तरफ से, तब नीचे के लिए बीनीथ का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है कि अगर पक्षी पेड़ के अंदर शाखाओं में बैठे हैं, तब ऐसी अवस्था में पर की अंग्रेजी आपको इन लगानी है। जबकि वो खुली चोटी के ऊपर बैठा है, ऊपर की अवस्था में बैठा है जहाँ से खुला एकदम दिखाई दे रहा है, तब ऐसी अवस्था में ऑन का प्रयोग करना है। और लास्टली कि अगर वो पेड़ इस तरीके से बिना टहनियों का सूखा या कटा हुआ पेड़ हो, ऐसे अवस्था में बैठे हुए पक्षी के लिए भी ऑन का प्रयोग करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आई होप सो आपको अच्छी ही लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट में हमें सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप जो भी बच्चे 10th के हों वो 10th के, या फिर 12th के जो भी बच्चे हों वो
कौन से टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं या वो किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे पढ़ने के लिए, वो मुझे कमेंट में बताएं। हम उनकी हर चॉइस को पूरा करेंगे एंड आई होप सो कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि आज की ये मेरी पहली क्लास थी। इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई टॉट ऑन द चैनल, नेवर एवर इन माई लाइफ आई टॉट ऑन द चैनल। आई होप सो कि पहली बार में पहले ही दिन इतना किया, काफ़ी अच्छा किया होगा। अगर आपको हमारा आज का क्लास अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लासेस रोज़ाना A to Z कम्प्लीटली सिलेबस 10th और 12th का हम आपको रोज़ाना अपलोड करते रहें। गुड बाय।